Good morning, students. Welcome to the 7th lecture of electric charges and fields. Today, we will cover the following topics: dipole in a uniform external field, and then continuous charge distribution. We'll learn about continuous charge distribution, and then we will do some exercises. So, the first topic is dipole in a uniform external field. आप सबको मालूम है कि what is a dipole? Dipole is a system of two charges which are equal in magnitude but opposite in the sign. One is positively charged and the other is negatively charged, and it is separated by a very small distance 2a. So suppose there is an electric dipole consisting of two equal charge and opposite point charges, two equal and opposite point charges, q minus q at A and plus q at B. They are separated by a small distance. AB is equal to 2A, having a dipole moment P is equal to q into 2A. तो इसका डायग्राम देख लेते हैं. O is the center of the dipole. So AB is the line joining the dipole. Length is 2A. The direction of the dipole moment will be from negative charge to a positive charge. Now, this dipole is subjected to a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सब जगह एक समान ही है. इट इज़ नॉट चेंजिंग फ्रॉम हियर. सो इट इज़ प्लेस्ड in a uniform electric field and it is making an angle theta. It is making an angle theta with respect to the electric field. So dipole is making an angle theta with respect to the electric field. तो इसमें फोर्सेस लगेंगे. अब फोर्सेस नेचुरली पॉजिटिव चार्ज में भी और नेगेटिव चार्ज में भी लगेंगे. दे विल एक्सपीरियंस फोर्स. फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ देखने वाली ये बात ये है कि नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इट विल बी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब दोनों ही चार्ज इक्वल हैं तो ये फोर्स इक्वल है, बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन. बोथ द फोर्सेज आर अपोजिट इन डायरेक्शन. सो द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो. नेट फोर्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं. बट देखने वाली बात ये है कि ये दोनों फोर्स एक ही पॉइंट में एक्ट नहीं कर रहे हैं. इट इज़ एक्टिंग एट अ सम डिस्टेंस अपार्ट. एक दूसरे से अलग एक्ट कर रहे हैं. तो फोर्स तो नेट फोर्स तो ज़ीरो है, बट इट बिकॉज ये दोनों अलग अलग जगह पे एक्ट कर रहे हैं, सो इट विल फॉर्म अ कपल. इट विल फॉर्म अ कपल मतलब अगर आप देखेंगे तो ये फोर्स क्या है, इसे इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चालू चाहेगी. पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगी. नेगेटिव चार्ज के कारण में जो फोर्स लग रहा है वो भी उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगी. तो ये कपल इट विल ट्राई टू रोटेट दिस डाइपोल एंड देन इट विल हैव अ टॉर्क. ये टॉर्क कितना होगा? अब टॉर्क उतना होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द आर्म ऑफ द कपल. अब आर्म ऑफ द कपल कैसे पता चलेगा? सपोज वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, AC परपेंडिकुलर टू E. सो दिस इज द आर्म ऑफ द कपल. ये भी एक थीटा वैल्यू है. So AC is the arm of the couple. The perpendicular distance between the force is the arm of the couple. AC is the arm of the couple. So what is the value of torque? Torque is equal to moment of couple. That means force into arm of the couple. Tau is equal to force into arm of the couple. That means tau is equal to F into AC. F की वैल्यू क्या है? F की वैल्यू है QE. और AC की वैल्यू क्या है? यहाँ अगर इस ट्रायंगल को देखेंगे तो AC की वैल्यू है AB साइन थीटा. AB की वैल्यू है 2A, तो 2A साइन थीटा. सो द टॉर्क इज QE इंटू 2A साइन थीटा.
अब देखने वाली बात यह है Q इंटू 2a तो डायपोल मोमेंट है, Q इंटू 2a तो डायपोल मोमेंट है, इसलिए टॉर्क इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क. टॉर्क इज PE साइन थीटा. नाउ अब देखेंगे डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक एंगल है थीटा, तो हम इसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर डायपोल मोमेंट इनटू वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा, P क्रॉस E इज इक्वल टू PE साइन थीटा. सो नाउ वी हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट टॉर्क ऑन द डायपोल इज इक्वल टू P क्रॉस E. P क्रॉस E. सो डायरेक्शन क्या है इसका? डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. इसका टॉर्क का डायरेक्शन कैसा दिया जाएगा? बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल. सपोज यहाँ इस पॉइंट में, सेंटर पॉइंट में हम एक स्क्रू रख देते हैं, राइट हैंड स्क्रू, और डायपोल मोमेंट को घुमाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ. इट इज़ मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये स्क्रू अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये क्या होगा? स्क्रीन से बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी स्क्रीन से परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ. सो द डायरेक्शन हियर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन एंड आउटवर्ड्स. So this is what is the torque experienced in the by dipole in the uniform external field. Now let us know some important points about this torque. What is this torque trying to do? It is trying to align the dipole in the direction of electric field. What is it? ये अपने आप को पैरेलल करने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना. So that this dipole is trying to align itself parallel to electric field. तो सपोज ये पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है व्हेन P इज अलोंग E, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, और थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो टॉर्क की वैल्यू भी हो जाएगी 0. देन इट विल नो लॉन्गर एक्सपीरियंस एनी टॉर्क, है ना, क्योंकि साइन 0 होता है 0. सो ये इट विल बी द टॉर्क विल बी 0 एंड इट विल बी स्टेबल हियर. इसी डायरेक्शन, इस तरीके से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है जब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा when the theta is 180 degree, when the dipole is opposite to the direction of the electric field. जब ये dipole opposite to the direction of electric field है तब भी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, साइन 180 डिग्री होता है 0, टॉर्क वेव की वैल्यू होगी 0. लेकिन इस कंडीशन को हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज अगर इस कंडीशन में अगर ये टॉर्क में अगर हम हल्का सी भी अगर इसे किसी भी डायरेक्शन में फोर्स देने की कोशिश करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा. ये टोटल 180 डिग्री रोटेट होके अपने आप को फिर से अलाइन कर लेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इस कंडीशन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे. तो टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है? टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब डायपोल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा. जब ये थीटा जो है वो 90 डिग्री होगी तब टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी. और क्या है मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू? P इंटू E, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये है मैक्सिमम टॉर्क. नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ दिस टॉर्क? इट इज न्यूटन मीटर. SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर. नाउ कंसिडर केस, अभी तक तो हमने यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहे थे. अगर एक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सा है कि उसमें जो फोर्सेस जो रहेंगे नेट फोर्स इक्वल टू 0 नहीं रहेगा. चलो इसे एक डायग्राम से समझते हैं. सपोज एक डायपोल है विच इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना. जो डायपोल है इट इज़ यानी ये पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखिए ये इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है. तो भले ही ये चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, इस पॉजिटिव चार्ज में फोर्स ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और नेगेटिव चार्ज में फोर्स कम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो नेट फोर्स वो क्या है? इट विल बी, सिंस पॉजिटिव चार्ज में ज़्यादा फोर्स लग रहा है और नेगेटिव चार्ज में कम फोर्स लग रहा है, तो जो डायरेक्शन फोर्स का
पॉजिटिव चार्ज का है वो प्रिवेल करेगा, नेट फोर्स इसमें ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड लगेगा। टॉर्क की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, बिकॉज थीटा इज 0 तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ये केस 1 है। सिमिलरली हम केस 2 लेते हैं जिसमें डायपोल इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज है इट इज़ लेसर देन द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। तो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज जो है इट इज़ एक्टिंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट फोर्स विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे भी 0 रहेगी, बट द नेट फोर्स विल बी ऑन द अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तक हमने डायपोल की बात की। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी तक हमने जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा वो तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमने डिस्क्रीट प्रॉपर्टी उसका ये इसलिए किया क्योंकि मैथमेटिकल सॉल्यूशन इसका बहुत इजी हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली वी कैनॉट डील विथ चार्जेस एज डिस्क्रीट, जैसे कि Q1, Q2, Q3। हमको तो टोटल सरफेस चार्ज निकालना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली इसको हम डिस्क्रीट चार्जेस में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमको इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक ये बड़ा सा एक सरफेस है, इट इज़ चार्ज्ड, इसमें चार्ज है। हम इसमें से एक एज्यूम करते हैं कि छोटा सा टुकड़ा इस एरिया का डेल्टा एस लेते हैं, जो अगर हम देखें मैक्रोस्कोपिकली तो ये बहुत छोटा है, बट माइक्रोस्कोपिकली ये बड़ा एरिया है। सो ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू स्पेसिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ the location of the microscopic charged constituents. It is more feasible to consider an area element delta S. हमने एक एरिया एलिमेंट डेल्टा एस लिया on the surface of the conductor. अब ये डेल्टा एस मैक्रोस्कोपिकली तो ये बहुत छोटा है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली ये बहुत बड़ा है। इसका क्या मतलब है, अगर ऐसी खुली आंखों से देखें तो ये तो बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एरिया है। तो यानी कि इसमें जो चार्जेस हैं उसको हम कंटिन्यूअस चार्ज मान सकते हैं। एंड इस डेल्टा एस जो एरिया है इसमें चार्ज कितना है उसको हम ले लेते हैं डेल्टा क्यू। हम उस चार्ज को ले लेते हैं डेल्टा क्यू। तो एक हम नया क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, उसका नाम रहेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। इसका मतलब है इसमें जितना चार्ज है उसको इसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। वी कैन रिपीट दिस एट, इस प्रोसेस को हम पूरे सरफेस के कंडक्टर में हर जगह इसको रिपीट कर सकते हैं, और इसके बाद में विल अराइव टू अ कंटिन्यूअस फंक्शन कॉल्ड सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा so defined ignores the quantization of charges and the discontinuity in the charge distribution at the microscopic level. तो ये जो हमने ये डिफाइन किया ये क्या करता है, क्वांटाइजेशन और डिसकंटिन्यूटी को इग्नोर कर देता है माइक्रोस्कोपिक लेवल। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी उसको स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं, एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कितना चार्ज है। तो सिग्मा रिप्रेजेंट्स मैक्रोस्कोपिक सरफेस चार्ज डेंसिटी which in a sense is a smoothed out average of the microscopic charge density over an area element delta S, which can be said which is this delta S is large microscopically but small macroscopically. माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर खुली आंखों से देखेंगे तो बहुत छोटा एरिया है। तो ये सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका यूनिट है, ऐसा यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम दो और क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं, एक है लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अगर हम इस सरफेस की जगह अगर एक लाइन को लेते हैं तो लाइन में उसको हम छोटा सा टुकड़ा है इसको डेल्टा एल से डिनोट करेंगे, और अगर हम एक वॉल्यूम ले लेते हैं तो छोटा सा वॉल्यूम उसको हम डेल्टा वी से डिनोट करेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा,
लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा when the charge is distributed along a line straight or curved. We define linear charge density as lambda. Lambda is delta q upon delta L. अब delta L क्या है? delta L is a small line segment of wire on a macroscopic scale. ना, it is macroscopically small, but microscopically it may be large. And delta q is the charge contained in this. तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका होगा कूलम पर मीटर. सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको डिफाइन करेंगे हम रो से. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको रो बोलते हैं. रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, वेयर डेल्टा क्यू इज द चार्ज इंक्लूडेड इन द मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी. यूनिट ऑफ रो इज कूलम पर मीटर क्यूब. तो इनको आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये हमारे गॉस लॉ में ये बहुत अच्छे से काम आएगा जब हमें फ्लक्स कैलकुलेशन करना है. तो अब हम देखेंगे कि इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं. तो हमें पहले ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन मच द सेम वे एज द सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस. हाँ, सो डिस्क्रीट चार्जेस के कंडीशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली थी? बाय यूजिंग कूलम्स लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. हम उसी तरीके से कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? सपोज देयर इज अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस एंड इट हैज़ अ चार्ज डेंसिटी ऑफ रो. नाउ चूज एनी कन्वीनियंट ओरिजिन O एंड लेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बी Ri. तो हमने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया है डेल्टा वी, और डेल्टा वी ओरिजिन से उसका जो पोजीशन वेक्टर है इट इज़ Ri. तो दिस इज Ri एंड इसका पोजीशन वेक्टर Ri है. अब द चार्ज डेंसिटी रो, ये रो है, मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. इट विल वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ Ri. अब डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स डेल्टा वी. ऐसे बहुत सारे छोटे डेल्टा वी में हम टुकड़ों टुकड़ों में इसको डिवाइड कर देते हैं. तो चार्ज ऑन डेल्टा वी, इसमें चार्ज कितना है? सिंस वी नो रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, तो इसमें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो डेल्टा वी. इसमें चार्ज कितना है? रो डेल्टा वी. चार्ज कितना है? रो डेल्टा वी. अब इसमें एक पॉइंट कंसिडर कीजिए इस डिस्ट्रीब्यूशन में, विच मे बी इनसाइड और आउटसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन. एक पॉइंट पी हम देखते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर है आर ओ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसमें चार्ज कितना है? रो डेल्टा वी अपॉन दिस डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस को हम आर डैश से शो करेंगे. आर डैश इज इक्वल टू आर ओ माइनस आर आई. आर डैश इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डेल्टा वी अपॉन आर डैश होल स्क्वायर. डायरेक्शन इसका क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर आर डैश. तो आर डैश कैप ये इस पॉइंट का होगा. ऐसे ही अगर हम अलग अलग जगहों पे वॉल्यूम जो हमने जो छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसको हम सबको ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन, तो हमको यहाँ पे लगभग इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा. यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे लिखा है वेयर आर डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एलिमेंट एंड पी, एंड आर डैश कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज एलिमेंट टू पी. So by the superposition principle, the total electric field due to the charge distribution is obtained by summing over electric fields due to different volumes. So it weighs approximately, the total electric field is approximately equal to 1/4 pi epsilon naught. It is summation of all this rho delta v upon r square. जितने भी है, और जितना भी डेल्टा v है उसमें जो चार्ज की वैल्यू है उसको उसके डिस्टेंस से अगर हम ये करें तो ये हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा. अप्रॉक्सीमेटली यहाँ अप्रोक्सीमेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये डेल्टा वी को हमने अभी तक इसको बहुत छोटा, इतना छोटा नहीं माना है कि वो टेंस टू 0 है. अगर हम इसको इतना छोटा मानते हैं कि ये 0 के बराबर है
तब ये जो समेशन का जो साइन है वो इंटीग्रल साइन में चेंज हो जाएगा। तो लेट अस सी कि इंटीग्रल में कैसा होगा। इन अ स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल मेथड वी शुड लेट डेल्टा वी टेंड टू 0 एंड द सम देन बिकम्स एन इंटीग्रल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो डेल्टा वी अपॉन r डैश स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ r डैश। नाउ दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, सेम फॉर्मूला में हमको यहाँ पे रो डेल्टा वी की जगह लैम्डा डेल्टा एल लिखना है। अब तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अगर हमको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना है तो लैम्डा डेल्टा एल की जगह यहाँ पे सिग्मा डेल्टा एस रख देंगे, तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ दिस डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी विल बी स्टडीइंग गॉस लॉ नेक्स्ट लेक्चर में, तब ये आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। सो लेट अस नाउ कम टू द एक्सरसाइज। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, 2 चार्जेस ऑफ प्लस माइनस 1000 microcoulomb are separated by 2 millimeter. The dipole so formed is held at an angle of 30 degrees with the uniform electric field of 15 into 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the torque acting on the dipole. Now आपको चार्ज मालूम है 1000 माइक्रोकूलम, 1000 माइक्रोकूलम होता है 1000 into 10⁻⁶ कूलम, और इसका डिस्टेंस 2a भी मालूम है, 2a इज इक्वल टू 2 mm यानी 2 into 10⁻³ मिलीमीटर। थीटा भी मालूम है, थीटा इज 30 डिग्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी मालूम है आपको 15 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। टॉर्क होता है P क्रॉस E इज इक्वल टू PE साइन थीटा। P का वैल्यू होता है चार्ज इंटू 2a, और इसलिए Q इंटू 2a इंटू E साइन थीटा होगा टॉर्क की वैल्यू। तो ये हो गया 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 2 into 10⁻³ मल्टीप्लाइड 15 into 10⁴ इंटू साइन 30 होता है हाफ, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी 0.15 न्यूटन मीटर। तो ये बहुत ही सिंपल एक प्रॉब्लम था। सिमिलरली देयर आर 2 असाइनमेंट्स, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ये 2 असाइनमेंट को आप पढ़िए अच्छे से और उसका सॉल्यूशन करिए, नोट्स भी कंप्लीट करिए और मुझे नोट्स और असाइनमेंट भेजिए। थैंक यू।